क्वेश्चन नंबर 23 का ये क्वेश्चन प्रोराटा वाला यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम आ रहे हैं सेकंड पार्ट पे इसके। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। आपको जर्नल एंट्री करनी है सिर्फ इशू ऑफ डिबेंचर्स की। फ्रॉम द फॉलोइंग, दो सिचुएशन है बेटा, और इसमें लिखा है अरमान लिमिटेड इशूड 750 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो जब हम इशू करेंगे तो इसकी जर्नल एंट्री हमारे पास क्या होनी है सर? आइए जी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है 23 का और वाला सिचुएशन, और उसमें भी पार्ट 1। जब डिबेंचर इशू करेंगे तो बेटा एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और सेकेंड एंट्री होगी बेटा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं और रिडीम पे प्रीमियम कर रहे हैं, तो डिस्काउंट और प्रीमियम मिला के ये आपका लॉस हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे बेटा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू, कितना परसेंट डिबेंचर था? 12% डिबेंचर अकाउंट। और उसके बाद नीचे क्रेडिट में आता है बेटा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसमें अमाउंट के बारे में अगर बात करें तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपके सामने गिवन था 750 और 100 रुपये का एक था जिसके 10% का डिस्काउंट था। तो भाई 750 इंटू का 100 में से 10% का डिस्काउंट है, तो इशू जब करेंगे तो पैसे कम आएंगे आपके 10%। 100 रुपये की चीज़ थी, उसमें 10% का अगर डिस्काउंट है तो इसका मतलब 90 रुपये पर शेयर की बात हो रही है। और यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा बेटा? ये सॉरी 67,500 ये आया जी, 67,500। यहाँ पे लिखेंगे 67,500। और डिबेंचर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 750 इंटू का 100 आप लिखेंगे, ये आएगा 75,000। प्रीमियम की बात करी जाए तो 750 इंटू का प्रीमियम का जो परसेंटेज गिवन है जो कि 5% है, तो 100 का 5% 5 रुपये होता है। कितना हो रहा है सर ये? 3750। बाकी तो लॉस है, आप मल्टीप्लाई करके निकालना चाहे तो निकाल लीजिए। ये लॉस कितना है? 10 रुपये का डिस्काउंट, 5 रुपये का प्रीमियम मिला के टोटल 15 रुपये का नुकसान है बेटा। ये 15 रुपये का नुकसान है। डिबेंचर का क्वेश्चन है, विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन वाला टॉपिक है हमारा ये। 11,250। तो ये एंट्री है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। वैसे डिबेंचर का क्वेश्चन देखो, डिबेंचर का चैप्टर ना आपको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, दिमाग में बैठा लेना। सर क्यों? क्योंकि डिबेंचर ना बहुत बार ऑप्शन में आ रहा है शेयर्स के साथ, और डिबेंचर एक छोटा सा चैप्टर है, 4-5 छोटे छोटे टॉपिक है। मुश्किल से 7-8 क्वेश्चन में डिबेंचर का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। 7 से 8 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से बना लिए रिवीजन वाले तो आपका चैप्टर कंप्लीट है। तो डिबेंचर्स बनाइए, क्योंकि कभी कभी प्रोराटा के साथ ही ऑप्शन में आ जाएगा तो वो प्रोराटा से टाइम बच जाएगा हमारा, हम डिबेंचर निपटा देंगे। फोरफीटेड के जहाँ क्वेश्चन है 1 नंबर के, वहाँ पे भी आ रहा है डिबेंचर का क्वेश्चन और लगा के कंपनी के साथ। तो जब जब और लग के आएगा तब तक हमारा फ़ायदा होगा इससे। हम शेयर्स का छोड़ के इसमें लगा लेंगे। हाँ, अगर आपको शेयर्स ईजी लग रहे कोई मसला नहीं, लेकिन डिबेंचर कंपैरिजनली अगर किसी को शेयर्स बहुत बड़ा चैप्टर है और आपने नहीं पढ़ा, शेयर्स लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो उसकी जगह पे आप डिबेंचर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आइए जी सेकंड, इसमें नरेशन तो आप लिख लेंगे बेटा। बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन, ये डिबेंचर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। आइए जी सेकंड यहाँ लिखा हुआ है सोहन लाल लिमिटेड 809% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर डिबेंचर। तो हमने डिबेंचर इस बार इशू किया है 20 रुपये की प्रीमियम पे,
और रिडीम भी किस पे कर रहे हैं बेटा, प्रीमियम पे। तो इस बार डिबेंचर जो है प्रीमियम पे इशू हो रहा है, प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, तो यहाँ पे भी लॉस तो हो ही रहा है। तो इशू बस ऑलमोस्ट एक जैसी ही एंट्री है यहाँ पे भी बेटा। मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ एंट्री को, कि आपको समझ में आ जाए कि एक ही जैसी थी। ये लीजिए सर, हमने यहाँ कॉपी किया, एंट्री तो सेम ही है बेटा, बस ये एंट्री सेम है बच्चे, बस इसमें एक चीज बढ़ रही है बस। अब देख लो कि क्या चीज बढ़ेगी। एक चीज बढ़ रही है, वो है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर ये सिर्फ एक ही क्यों बढ़ा है बेटा? इस क्वेश्चन में इशू के बारे में बोला है कि प्रीमियम पे इशू है, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ। ये जर्नल एंट्री है इसमें भी, अभी कुछ दिन पहले चैप्टर पढ़ा था, लेकिन फिर भी आप भूल गए हो तो कोई मसला नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पे जो डिबेंचर इशू हुआ है बेटा, वो टोटल 800 डिबेंचर है, हाँ या ना? हाँ जी सर। 8% कितने वाला है? 100 रुपये का। और कितने परसेंट प्रीमियम पे? 20% के प्रीमियम पे है। 20% नहीं है, 20 रुपये पर डिबेंचर है शायद, 20 पर डिबेंचर, ठीक है जी। तो 20 वही आएगा खैर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 120। ये आ गया जी 96,000। यहाँ पे भी लिखेंगे बेटा 96,000। यहाँ लिखिए 800 इंटू का 100। सिक्योरिटी प्रीमियम में 800 इंटू का 20। क्या हुआ इसे? नानी याद आ गई इसको, है अभी सही है? हाँ ठीक है ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है कि डर जाएगा जी। हाँ जी, कितना परसेंट डिबेंचर है, इसको रेक्टिफाई कर लो एक बार को। 9% डिबेंचर। जी। और यहाँ पे प्रीमियम की बात करूं तो 800 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जो है बेटा, वो कितना परसेंट रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे? एक बार चेक कर लो तो ज़रा क्वेश्चन में जाके। तो रिडीम हो रहा है 10 रुपये पर डिबेंचर। तो 10 रुपये पर डिबेंचर, तो 10 रुपये यहाँ पे आएगा सर। ये आ गया जी 8000। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये 80,000 आ गया आपका, ये 8,000 आ गया, ये 16,000 आ गया। और जितना आपका प्रीमियम है उतना ही आपका लॉस होगा। जितना आपका प्रीमियम है उतना ही लॉस होगा। लास्ट क्वेश्चन में जितना हमारा प्रीमियम था उतना नुकसान नहीं था। देखो इधर पिछले क्वेश्चन में प्रीमियम कुछ और है, लॉस कुछ और है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे ना इस बार डिस्काउंट भी ऐड हुआ है। जो ये वैल्यू रहेगी इसी में हम क्या ऐड करेंगे बेटा? डिस्काउंट भी ऐड कर देंगे। समझ में आ गई बात? चलिए जी, ये कर लिया आप लोगों ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अदर उसका है, सॉरी कोलेट्रल सिक्योरिटी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कोलेट्रल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड obtained a loan of rupees 4 lakh from IDBI Bank. The company issued 5,009% debenture of rupees 100 each as the collateral security for the same. कह रही जी हमने लोन लिया है, हम एक्स लिमिटेड और हमने लोन लिया है 4 लाख रुपए का। किससे लिया? IDBI बैंक से। द कंपनी इशूड, कंपनी ने इसके बदले में 5,009% डिबेंचर 100 रुपए वाले एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी बैंक को दिया। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि शो दी आइटम विल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इसको प्रेजेंट करके दिखाई। इन्होंने जर्नल एंट्री आपसे नहीं बोली, सीधा क्या पूछा है आपसे? बैलेंस शीट बनाइए। तो भाई बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट का पहले तो आप बैलेंस शीट तैयार करें, जिसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज होगा, उसके नीचे नॉन करंट लाइबिलिटी होगा, नॉन करंट के नीचे क्या आएगा? शेयर होल्डर्स थोड़ी ना आएगा बेटा। नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। बनाइए फटाफट बैलेंस शीट। ये था कोलेट्रल सिक्योरिटी का टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक बार मैं फिर से याद दिला दूं आपको। जब डिबेंचर कोलेट्रल सिक्योरिटी पे इशू होता है तो बेटा हम लोग उसके लिए एक जर्नल एंट्री करते हैं।
एक ये तरीका है इसकी अकाउंटिंग का, दूसरा तरीका है कि हम उसके लिए कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करते। अगर हम कोई जर्नल एंट्री करते हैं जब डिबेंचर्स कोलेटरल सिक्योरिटी पे इशू होता है, तो हमारी जर्नल एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर्स। तो ये जर्नल एंट्री जब क्वेश्चन बोलेगा तो हम ये करते, इस क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो अगर बोला होता तो हम डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर, जितने का डिबेंचर आया वो लिखेंगे। फिर हम एक छोटा सा बैलेंस शीट बनाते हैं, ये बैलेंस शीट है आपका, उसमें आप इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दिखाते हैं बैलेंस शीट में, और नॉन करंट लाइबिलिटी होता है ये। नॉन करंट लाइबिलिटी के अंडर में आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, उसमें दिखाते हैं हम लोग नोट नंबर 1। ये ध्यान रहे यहाँ पे पर्टिकुलर लिख के आ रहा है, नोट नंबर लिखना है, यहाँ पे अमाउंट लिखना है, बैलेंस शीट एज ऑन करके लिखना है, और आगे जाके इन द बुक्स ऑफ भी लिखना है। लो मैम, किसका है ये? वहीं रख दो फिर जाके, मैं इसी का लेके घूम रहा हूँ जी। उसके बाद हम क्या दिखाएंगे इसका, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर जो लोन आपने लिया, जिस कंपनी से लोन लिया वो लिखते हैं यहाँ पे। जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे आपने लोन किससे लिया था, आईडीबीआई से, तो आपने बेटा यहाँ पे आईडीबीआई लिख देना है। कहाँ गया जी आपका, ये रहा, यहाँ पे लोन फ्रॉम आईडीबीआई, और कितना परसेंट डिबेंचर आप इशू कर रहे हैं वो लिख के लेस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम जर्नल एंट्री नहीं करेंगे सर तो क्या होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया, तो उसमें भी हम लोग बैलेंस शीट वैसे ही बनाते हैं बेटा जैसे हमने विद वाले में बनाते हैं, विद जर्नल एंट्री वाले में, विदाउट जर्नल एंट्री में भी सेम होता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिखाते हैं, लोन जिससे लिया वो दिखाएंगे आप, लेकिन जब डिबेंचर आपने इशू किया है उसको एज अ नरेशन दिखाएंगे लोन में। समझ में आ गई बात आपको? आइए इस क्वेश्चन को मैं यहीं से कॉपी करता हूँ। बेटा याद आया, नहीं आया? नहीं आया तो मैं फिर से समझा दूँ आपको एक बार। चलिए जी, क्वेश्चन ने बैलेंस शीट बोली थी तो हमने ये बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट यहाँ से उठा लिया। ये होता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट बेटा। आपने बैलेंस शीट बनाया, उसके बाद इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। बैलेंस शीट में यहाँ पे नोट नंबर आप लिखेंगे, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पर्टिकुलर लिखेंगे आप, ठीक है जी। आइए इक्विटी एंड लाइबिलिटी में अगर मैं क्वेश्चन में देखता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है सबसे पहले कि हमने जो लोन लिया है वो 4 लाख का लिया आईडीबीआई बैंक से। तो बेटा मैं लोन का अमाउंट यहाँ पे कितना लिख दूंगा, 4 लाख। लोन बाई कहाँ से लिख दूँ यहाँ पे बताइए, यहाँ पे लिख दूंगा सर आईडीबीआई, आईडीबीआई, ठीक है, लोन बाई आईडीबीआई। कितना अमाउंट है बेटा, 4 लाख का। और सिक्योर्ड जो हमने किया है वो किससे सिक्योर्ड किया है इसे, तो ये लिखेंगे आप 5000 9% डिबेंचर 100 ईच। तो बेटा यहाँ पे आ गए हमने 5000, इसे मैं अपने तरीके यहीं पे लिख देता हूँ। पहले ये बताओ इतनी बात समझ में आ गई? बैलेंस शीट के लिए बैलेंस शीट बना रहे हैं तो बैलेंस शीट में सिर्फ लाइबिलिटी दिखेगा, वो भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दिखेगा। अब यहाँ पे जर्नल एंट्री नहीं करेंगे तो आप नरेशन लिखते हैं बस, यहाँ लिखेंगे सिक्योर्ड लोन बाई आईडीबीआई, ठीक तो है, सिक्योर्ड बाई 5000 5000 कितना परसेंट, 9% डिबेंचर issued at issued डिबेंचर 9% डिबेंचर issued of ₹100 each as collateral security। बस भाई सब इतनी बात लिखनी है आपने,
और इस वैल्यू को उठा के वहां लिख देना है। ये बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन इन्होंने आपसे मांगा। और जर्नल एंट्री अगर होती तो यही इंफॉर्मेशन हम लोग ने यहाँ पे दिखाते, अलग तरीके से प्रेजेंट करते। बताइए समझ में आ गई बात आपको? ये अगर ये जर्नल एंट्री होता, इसमें बोलते जर्नल एंट्री करने के लिए, तो हम ये वाली जर्नल एंट्री करते और इस तरीके से हम बैलेंस शीट बनाते। तो ये बैलेंस शीट, ये दोनों तो सेम ही है, जो डिफरेंस है बस यहाँ पे इसके, वहाँ नरेशन लिख रहे या नरेशन नहीं लिख रहे। यहाँ पे जो डिवेंचर का टोटल वैल्यू है वो लिख देंगे और लेस करेंगे डिवेंचर सस्पेंस। जो जर्नल एंट्री में आपने यहाँ वैल्यू लिखी थी उस वैल्यू को हम यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। क्लियर है जी? चलिए जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 24। ये भी क्वेश्चन नंबर 24 जो है 6 मार्क्स का। इसमें आपसे पूछा गया, अच्छा जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं बड़े क्वेश्चन, उसमें ना डायरेक्ट क्वेश्चन के एंड में आप जा सकते हो, इतना ध्यान रखना। जो बड़े क्वेश्चन आपको दिखे जैसे एडमिशन का, प्रोडाटा का, इसका आप डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार देख लो कि क्या मांग रहे हो, उसके हिसाब से चलो। जैसे यहाँ रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला है तो रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट बनाओ और उसके बाद स्टार्ट कर दो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24 आइए जी, रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट हम लोग बना लेते हैं फटाफट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, चलिए जी, रीवैल्यूएशन का मैंने यहाँ पे एक बार रीवैल्यूएशन का यहाँ पे फॉर्मेट तैयार करना है हमें। क्वेश्चन कौन सा तैयार कर रहे हैं? 24। लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते रीवैल्यूएशन होता क्या था, उसके हिसाब से चलते हैं। तो भाई रीवैल्यूएशन में ये है हमारे लिए रीवैल्यूएशन जी, ये रीवैल्यूएशन पढ़ते थे, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है जिसमें प्रॉफिट और लॉस लिखते थे। तो डेबिट साइड में नुकसान आते हैं हमेशा, कोई लॉसेस किसी तरीके का है तो वो डेबिट साइड में आएगा, और किसी तरीके का कोई गेन हो रहा है, प्रॉफिट है, फायदा दिख रहा है आपको, तो वो क्रेडिट साइड आता है। अब नुकसान कब होता है? अगर किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए तो हमारे लिए प्रॉफिट है बेटा ये, अब प्रॉफिट क्रेडिट साइड जाएगा। लेकिन इसी तरीके से एसेट्स की वैल्यू घट जाए तो हमारे लिए नुकसान है। हमारे पास कोई भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड आता है, लेकिन एसेट्स की वैल्यू घट रही हो तो डेबिट साइड। जब एसेट्स का इस तरीके से लायबिलिटी में अपोजिट है, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो हमारे लिए फायदा है। भाई कर्ज हमारे ऊपर कम हो जाएंगे तो हमारे लिए फायदा है, लेकिन लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए तो हमारे लिए क्या होगा? नुकसान है। और किसी तरीके का कोई अनरिकॉर्डेड एसेट जिसको हमने पहले कभी बुक्स में नहीं लिख रखा था और अब लिखना पड़ रहा है, तो कोई एसेट्स है तो हमारे पास पहले बुक्स में नहीं था, अब आ गया तो मेरे लिए एसेट्स बढ़ गया, क्रेडिट साइड आएगा, फायदा हुआ। लेकिन अगर इसी तरीके से कोई लाइबिलिटी है जो पहले से रिकॉर्ड नहीं था, अब रिकॉर्ड करना पड़ रहा है तो हमें पे करना पड़ेगा, और पे करना पड़ेगा तो हमारे लिए नुकसान है, उस नुकसान को हम डेबिट साइड लिखेंगे। तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो किधर लिखेंगे बोलो? क्रेडिट साइड। एसेट्स की वैल्यू घट गई तो, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तब डेबिट साइड, लाइबिलिटी की वैल्यू घट गई तो क्रेडिट साइड। किसी तरीके का अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तब क्रेडिट साइड, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो डेबिट साइड। किसी कोई एक्सपेंस है तब, कोई लॉस है तो, कोई एक्सपेंस पार्टनर ने पे किया तो भी डेबिट साइड में आएगा, हमने पे किया तभी भी डेबिट में आएगा। बस पार्टनर ने पे किया तो पार्टनर्स के नाम से लिखेंगे, हमने पे किया तो कैश और बैंक के नाम से लिखेंगे। फिर दोनों साइड का टोटल करेंगे, जिधर डिफरेंस आएगा, डिफरेंस अगर डेबिट साइड में आ रहा है तो प्रॉफिट हो जाता है, क्रेडिट साइड में आ रहा है तो लॉस। तो इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे सर। ठीक है जी, हमें बोला गया तो रिवैल्यूएशन, मैंने आपके सामने ये फॉर्मेट बनाया रिवैल्यूएशन का। आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे इसी पेपर की, तो एक बार अच्छे से प्रॉपर तरीके से आप इसको बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला जो यहाँ है वही सारी चीजें रिवैल्यूड हो रही हैं। तो यहाँ पे बातें क्या क्या हो रही, ध्यान से सुनेंगे बेटा। कहता है रिड्यूस स्टॉक, स्टॉक और फर्नीचर। कह रहे स्टॉक और फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, आपके एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है। एसेट्स की वैल्यू कम होना हमारे लिए फायदा नहीं है सर, क्या है? नुकसान है। तो बताओ नुकसान कहाँ जाएगा? तो ये लॉस है बेटा, ये तो डेबिट में जाएगा। प्रोवाइडेड फॉर, प्रोवाइड डाउटफुल डेट्स 10% ऑन डेटर। कह रहे 10% डेटर पे प्रोविजन बनाना है कि डाउटफुल डेट्स है। इसका ये मतलब है कि आपका डेटर जो है वो 10% कम है, कम करना है, प्रोविजन है, ये आपका इन फ्यूचर में नुकसान होने वाला है। तो ये भी आपके लिए क्या है बेटा? लॉस है।
गुडविल रीवैल्यूएशन में नहीं आता, ये दिमाग में बैठा लो, गुडविल रीवैल्यूएशन में नहीं आता। पार्टनर्स कुछ कैपिटल लेकर आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, ये भी रीवैल्यूएशन में नहीं आता। जनरल रिजर्व रीवैल्यूएशन में नहीं आता। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर रिजर्व नहीं है, क्लेम है सिर्फ, तभी आएगा, वरना वो भी रिजर्व में, वो रीवैल्यूएशन में नहीं आता। वापस से आइए, गुडविल तो हमने पढ़ा ही नहीं सर, पढ़ने की जरूरत नहीं। आगे देखिए, क्रेडिटर 8000 वर्स सेटल्ड एट 71। सर क्रेडिटर तो यहाँ पे काफी वैल्यू है बेटा, ये 28,000 की वैल्यू है, लेकिन उसमें से 8,000 वाला क्रेडिटर कह रहा है कि आप मुझे 7,100 दे दो और बात खत्म करो। इस 28 में से टोटल 28 है, लेकिन उनमें से एक बंदा आगे बढ़ के आया, बोला जी मेरा 8,000 रुपये बाकी है, आप 7,100 रुपये दीजिए और बात खत्म कीजिए, बताइए फायदे नुकसान है। तो यहाँ पे आपको फायदा दिख रहा है बेटा, ये आपका प्रॉफिट है। इसके बाद इन्होंने बोला महक, पार्टनर्स का नाम है, उसके बाद महक शेल बी ब्रॉट इन द शुड बी पेड ऑफ। कह रहे जी देखो ये क्वेश्चन ना रिटायरमेंट का था, और महक रिटायर हो रहे तो उसको हमें ना पे करना है, जितना पेमेंट करना है वो सारा पैसा कौन लेके आएंगे? महक को पेमेंट के लिए जो पैसा है वो कौन लेके आएगा? मेघना और मनदीप। इस तरीके से लेके आएंगे कि इनका कैपिटल इनके रेशियो में हो जाए, और कैपिटल का कैश में कितना बच जाए? 25,000 बच भी जाए। किताब का ही क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं पहले तो। फटाफट रिवैल्यूएशन अकाउंट, बेटा वैल्यू भी तो पुट करनी है उसमें, सिर्फ फॉर्मेट बना के बैठना नहीं है। स्टॉक और फर्नीचर बनाइए, आप खुद से बनाइए पहले। हाँ जी बनाए क्या? तो भाई इसमें स्टॉक है, तो हमारे लिए क्या हो रहा है बेटा? नुकसान है। तो नुकसान है बेटा, डेबिट साइड लिख देंगे। कितना आ रहा है स्टॉक बेटा? अच्छा जी, और एक फर्नीचर भी है ना, ये आया जी 1400, ये आया 500। क्रेडिटर में हमें हो रहा था प्रॉफिट, ये हो रहा था जी 900 का। बस ये तीन चीज़ें थी। अच्छा जी, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी हमारा नुकसान है सर। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में 10% डेटर पे, तो 2,000 आया सर। ये लीजिए सर, 2,000 रुपये लिख लिया जी हमने। टोटल कर लिया, कितना आएगा? 3,900, 3,900 लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू, जो पार्टनर्स है उसे हम ट्रांसफर करेंगे जी। पार्टनर्स का नाम है मेघना, महक और मनदीप। आइए सर, मेघना, मेघना, महक और मनदीप। तो ये नुकसान जो है टोटल 3,000 का हुआ है। इस 3,000 को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। रेशियो देखेंगे अच्छे से, कहीं पे कभी कभी रेशियो ना लैंग्वेज में लिखी रहती है, ठीक है जी। तो इसमें कहीं मुझे दिख नहीं रहा लैंग्वेज में भी, लेकिन तसल्ली अच्छे से करना, ये नहीं कि रेशियो ही ढूंढते फिरो, तो लैंग्वेज में कई बार होता है। अच्छा जी, तो इसको इक्वल रेशियो में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो जब कुछ नहीं है तो 1,000 आ जाएगा बेटा। चलिए जी, अब इसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना है जी हमें। आइए साहब, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तैयार कर। आइए जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा यहाँ भी बताऊँ क्या आएगा? वाह, पर्टिकुलर। आई, सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट में बेटा ओपनिंग बैलेंस लिखते, यहाँ लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन के लिए कैपिटल आपको ये गिवन है, ये कैपिटल है 20,000, 14,500, 10,000। तो यहाँ लिख देंगे बेटा 20,000।
14,500 और ये आ गया जी 10,000। इसके बाद बैलेंस शीट में कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी होती है। एसेट साइड में कई बार प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, ठीक है जी, और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर वगैरह होते हैं। इस क्वेश्चन में नहीं है तो हम नहीं लिख रहे। अगर ये होता तो हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ओल्ड रेशियो में बांट देते, ये नुकसान होता है। लाइबिलिटी साइड में हमारे पास जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें से सिर्फ एक चीज़ गिवन है, क्या? जनरल रिजर्व। कितना गिवन है बेटा? 7,500। तो जनरल रिजर्व को आके हम यहाँ लिख देंगे बाई जनरल रिजर्व। 7,500 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2,500, 2,500 एंड 2,500। उसके बाद अगर मैं आऊँ तो इसमें से हमारे पास एक चीज़ रह रहा है गुडविल के बारे में बात। तो गुडविल जब रिटायर कोई होता है ना पार्टनर्स, तो बेटा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। किस में? गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में बांटते हैं। और बाकी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस लिखना है, तो उसके लिए हम वर्किंग नोट भी बनाएंगे अभी। तो यहाँ आते हैं, पहले तो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड जो पॉइंट है वो लिख लें। यहाँ पे नुकसान हुआ था तो बेटा डेबिट साइड आएगा ये रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना सर? 1,000 हम लिख रहे हैं। सर अगर प्रॉफिट होता तो बेटा, प्रॉफिट होता तो हम इधर लिख देते। ये रीवैल्यूएशन का हमारा लॉस है, हमने यहाँ लिख दिया। अब गुडविल के लिए और बाकी वर्किंग नोट के लिए हमें चाहिए, तो स्पेस यहाँ पे लेते हैं स्पेस और यहाँ लिखते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट नंबर 1 में आते हैं। पहले जो बंदा रिटायर हुआ है, जो रिटायर हो रही है, उनका नाम है महक। अब महक का शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे बेटा। पहले तो महक शेयर ऑफ गुडविल, महक शेयर ऑफ गुडविल। बच्चे गुडविल की जो वैल्यू है हमारे पास टोटल, ये पूरे बिजनेस का गुडविल है 12,000 रुपये। तो इस 12,000 में उसका शेयर है 1/3, तो ये आ गया जी कितना? 4,000। और हम क्या करते हैं, इधर ध्यान देना बेटा, पहले ध्यान दो, ये तो लिख ही लेंगे आप। तो जो शेयर ऑफ गुडविल है उसको हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में बांटते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे। तो गेन कौन करता है? जो कंटिन्यू बिजनेस को कर रहा है वो गेन कर रहा है, और जो छोड़ के बिजनेस जा रहा है वो क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। या तो क्वेश्चन बताए कि किसको कितना इससे बेनिफिट हुआ आने जाने से, ऐसा जिक्र नहीं कर रहा है। तो हम मान के चलते हैं जैसे ओल्ड रेशियो 1:1:1 है, तो ये रिटायर कर रहे हैं, तो हम मानेंगे कि ये इसका गेनिंग रेशियो है और ये इसका क्या रेशियो है। फिर से याद दिलाता हूँ, जैसे मान लीजिए 3:2:1 है, ये रिटायर अगर हो जाएंगे तो बताओ, ये तो ओल्ड रेशियो था ना, इसके रिटायरमेंट के बाद क्वेश्चन कुछ ना कहे तो न्यू रेशियो क्या है? वेरी गुड। और गेनिंग रेशियो 3:2। समझ में आई बात? अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो, अगर कहे तो सर फिर तो उसके हिसाब से चलेंगे। तो इसमें गेनिंग पार्टनर्स का नाम क्या है? वेरी गुड, मेघना, मेघना डेबिट, मेघना कैपिटल डेबिट, मनदीप कैपिटल अकाउंट डेबिट टू महक। ये गुडविल को एडजस्ट करने की रेशियो है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग, उसी में हम एडजस्ट करते हैं। और इसकी जनरल एंट्री है गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। आप रिटायरमेंट में भी यही करते हैं, डेथ में भी यही करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी यही करते हैं। महक कैपिटल अकाउंट, इसकी वैल्यू है 4,000 और गेनिंग रेशियो 1:1 है, तो इसमें आएगा बेटा 2,000। यहाँ भी आ जाता है 2,000। बेटा ये दोनों डेबिट है, देखो इधर पहले ये दोनों क्या हो रहे हैं, तो इन दोनों के डेबिट में जाके लिखना है, और ये क्रेडिट है तो इसके क्रेडिट में जाना है। तो महक के क्रेडिट में जाएंगे हम, क्रेडिट साइड में दो नाम लिखना है। दो नाम किसका? एक मेघना का, मेघनास कैपिटल, मनदीप कैपिटल,
ये आ गया जी, महक क्रेडिट है बेटा, तो लिख दिया हमने क्रेडिट साइड जाके इन दोनों का नाम। अब इन दोनों के डेबिट में जाके लिखना क्या है, महक। तो डेबिट साइड में आगे जी हम यहाँ लिखेंगे महक, महक कैपिटल, इसमें लिखेंगे 2000 और बेटा यहाँ पे लिखेंगे 2000। अदनान पढ़ ले सही से, और कर रखा है तो दोबारा कर ले, नवाब मत बन। चीज़ें समझ में आए ना तो टॉप करके दिखाना चाहिए, फिर दिमाग में जाले लगे रहते हैं, याद करवाई जा रही हैं तो ऐसा लग रहा है हाँ जी आ गया कर लेंगे, और एग्ज़ाम में मार्क्स टॉप लेवल का आएगा नहीं फिर। अभी सब आ रहा है। आ रहे हैं तो बेटा प्रॉपर फॉर्मेट में बना, स्पीड बनाने की कोशिश कर, एक एक चीज़ लिख कि वो 3 घंटे की चीज़ें जाके 2.5 घंटे में हो। एग्ज़ाम में अकाउंट्स के पेपर में खासतौर, आपको नहीं पता हो तो किसी पुराने स्टूडेंट से जिन्होंने 12th पास आउट किया पूछना, 95% ऐसे बच्चे जिनका पेपर ही पूरा नहीं हो पाता, पूरे साल कैलकुलेटर मोबाइल चलाते रहते हैं, स्केल का यूज़ नहीं करते, नरेशन कभी नहीं लिखते, और एग्जाम में जब क्वेश्चन आपको आएगा ना ये सारे काम करोगे, नहीं आएगा तब तो कुछ भी करके आओगे। और मैं मान के चल रहा हूँ आएगा, और आएगा वहां पे सारे तिगड़म लगाओगे, नरेशन भी लिख रहे होगे, डेबिट क्रेडिट भी अच्छे से लिखोगे क्योंकि आ रहा है। फिर वो 3 घंटे में नहीं होगा, 5 घंटे में होगा फिर तो पेपर बैठ के। उसकी प्रैक्टिस करनी है अभी। आपको चीज़ें कम समझ में आ रही है यहाँ पे देखिए, ज़्यादा समझ में आ रही है तो प्रॉपर तरीके से सॉल्व कीजिए आप, लेकिन बैठ के टाइम मत खराब करो अपना। अब आइए जी यहाँ पे सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। लास्ट का पॉइंट मैं आपको याद दिला दूं, ये भी हमने ऑलरेडी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह या टेस्ट वगैरह में आपको यही टाइप के क्वेश्चंस मैंने दिए हैं पहले रिटायरमेंट के। आप अपने पास टेस्ट पेपर कभी पढ़ा हो तो उठा के देखना, यही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा उसमें। यहाँ लिखा हुआ महक शुड बी पेड ऑफ, कि महक का जो भी पैसा है वो हम पे कर रहे हैं। बेटा अगर ये लाइन लिखा हुआ नहीं रहता तो हम लोग लोन के नाम से लिखते थे महक के बैलेंस को, जो रिटायर करता है ना बेटा उसके बैलेंसेस को हम लोग किस नाम से लिखते थे, लोन के नाम से। तो इसका जो टोटल आएगा ये इस साइड जाके लोन लिखाएगा अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा होगा तो। तो अब इसका टोटल निकाल लेते हैं, इधर का डेबिट क्रेडिट का टोटल करते हैं, कितना है 14,500 प्लस 2500 और प्लस 4,000, ये 21,000 क्रेडिट साइड आ गया सर आपका, और डेबिट में कितना है 1,000, तो कितना आ रहा है बैलेंस, तो 20,000 रुपये यहाँ पे मैं लास्ट में लिख रहा हूँ। 20,000 रुपये, ध्यान से समझना, 20,000 रुपये हमें इसको पे करना है कैश। अच्छा सर, सर यहाँ कैश 27,000 यही वाला पेमेंट हो रहा है, नहीं जी, क्वेश्चन कह रहा है, यही बात को आपको समझना, ये एडजस्टमेंट है आपके लिए। तो मैं थोड़ा और टाइम लेके इसी क्वेश्चन को समझाता हूँ आपको, रुको अच्छे से समझो क्योंकि रिटायरमेंट का कैपिटल एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन ने बोला यहाँ पे कि सर महक को हमने पे करना है, ठीक है जी पे कर देंगे, किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिख देंगे, पेमेंट के टाइम पे जितना आएगा उतना पे कर देंगे। 20 आया सर 20 पे कर दिया, पैसा है इतना, हाँ जी है तो पैसा सर कर दिया। सर कम होते तो बेटा फिर भी करना पड़ता, कहां से लेकर आते, तो क्वेश्चन कह रहे हैं ना ये जो 20,000 है पेड ऑफ एंटायर सम, जितने भी पैसे की जरूरत है ना वो सबका सब लेकर आ रहे हैं। कौन, जितना भी पे करना है महक को, शैल बी ब्रॉट इन बाई, वो मेघना लेकर आएंगी और कौन, मनदीप लेकर आएंगे, ये दोनों पार्टनर लेकर आएंगे। और इन सच वे, इस तरीके से लेकर आएंगे कि इन दोनों का जो कैपिटल है, देयर कैपिटल मतलब इन दोनों का कैपिटल शुड बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनका कैपिटल इनके रेशियो में हो जाए। रेशियो तो इनका इक्वल है, मतलब इन दोनों का कैपिटल इक्वल हो जाए। अभी तो इक्वल नहीं है, है क्या इसका इक्वल, ले इतना पैसा लेकर आए कि इन दोनों का कैपिटल क्या हो जाए, अपने रेशियो में हो जाए, और रेशियो क्या है, इक्वल। समझ में आई बात और
और बैलेंस 25,000 रुपये हाथ में बच जाए, कैश कैश बच भी जाए। तो सर इस हिसाब से तो बहुत आसान है कैलकुलेशन को समझना। लैंग्वेज को आपको समझा दिया, जो बातें मैं समझाऊंगा उससे आपको और लैंग्वेज क्लियर हो जाएगी। उसको हमें पेमेंट कितना करना है महक को? अब 20,000 रुपये पेमेंट करना है, कितना मेरे पास? 27,000 है। तो अगर मैं इसमें से 25,000, क्वेश्चन ने बोला कि अपने पास बचे हुए होने चाहिए बैलेंस, तो क्या मैं पूरे 27,000 इस्तेमाल कर लूं? कितना कर सकता हूं सर? सिर्फ 2,000 तो मैं कर सकता हूं इस्तेमाल। 25,000 तो मुझे रखना है ना, तो 2,000 मैं इस्तेमाल करूंगा। तो 2,000 मेरे पास पॉकेट में है, मैं उसको देने जाऊंगा, मान जाएंगे क्या? मुझे तो 20 करना है ना पूरा। तो कितना लाने के लिए बोलो इन दोनों को? बोलूंगा भाई ऐसा करो, 18,000 कम पड़ रहे हैं हमें, आप 18,000 घर से लेकर आओ। समझ गए मेरी बात को? तो पहले इसको मैं यहाँ पे वर्किंग नोट में आपको यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 कि सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ कैश ब्रॉट इन बाय पार्टनर्स, के पार्टनर कितना कैश लेकर आएंगे, हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो बात हमने बोली अभी जबान से, वही बात हम यहाँ करेंगे कि सर अवेलेबल कैश टू बी पेड टू महक। महक को टोटल पेमेंट कितना करना है? 20,000 लेस अवेलेबल कैश बैलेंस। टोटल मेरे पास कितना है बेटा? तो मैं पूरा अगर इस्तेमाल करूंगा अभी, तो क्वेश्चन ने बोला तो उसमें 25 मेंटेन भी करना है, तो ऐड कर दो मेंटेन वाले को। कैश बैलेंस मेंटेन, कितना मेंटेन करना है? हाँ बेटा, अच्छा हाँ 7,100 हमने क्रेडिटर को पेमेंट करा था, तो ये भी हम माइनस कर लें एक बार को। लेस कैश पेड टू क्रेडिटर, 7,100 हमने क्रेडिटर को पे करा था। तो भाई 20,000 रुपये मुझे ज़रूरत था इसको पे करने के लिए, लेकिन मेरे हाथ में कितना पैसा बचा हुआ है? 27। इस 27 में से 25,000 रुपये अपने पास ही रखने हैं, 7,000 रुपये हमें क्रेडिटर को भी पे करना है। तो इस कैलकुलेशन के बाद हमें मालूम चलेगा, आप समझ पा रहे हैं इस बात को? फिर से वापस आओ बेटा, आपके पास अगर रफ कैलकुलेशन करो तो आपके पास टोटल कितना है? 27,000। आपको इसमें जो है 25 तो बचा के रखने थे, तो मैं 25 नहीं, इस कैश के बारे में बात करूं तो 7,100 तो आपने पे कर दिया ना, तो कितना बच रहा है आपके पास? 19,900 यही बच रहा है। फिर आपको 25,000 और मेंटेन करना और उसको भी पैसे देने। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि जो भी उसको देना है, जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व करा, ये करोगे खुद ब खुद निकल के आ जाएगा कि आपको महक को पेमेंट कितनी करनी है? 20,000 रुपये महक को पेमेंट करनी, तो इतना पैसा लेकर आना पड़ेगा। हम मान के चल रहे हैं ये वो लेकर आएंगे। और जो यहाँ पे 27 पड़ा हुआ है और ये 25,000 ये भी मेंटेन करना है, तो ये भी लेकर आएंगे वो, ये दो चीज़ें वो लेकर आएंगे और ये दो चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। समझ में आई बात? 20,000 रुपये हमें किसी और को पे करना है और 25,000 रुपये हमें मेंटेन करना है बैलेंस। तो इस हिसाब से टोटल मुझे कितने पैसे की ज़रूरत हो गई? 45,000। नहीं समझे यार? मैं आपसे कहूं कि आपको किसी को 10 रुपये देने और 2 रुपये उसे जाने में भी लगेंगे आपको वहां तक पहुंचने में, तो टोटल कितने पैसे की ज़रूरत है? 12 रुपये। भाई आपको 10 रुपये किसी को देने, 2 रुपये आपको जाने में खर्च हो जाएंगे, तो कितने रुपए की ज़रूरत है आपको? आपके पॉकेट में 5 रुपये हैं,
आपके पॉकेट में इस वक्त कितने हैं? 5 रुपए हैं। और अब बताओ अब कितना घर से लेकर आना पड़ेगा? 7 रुपए लाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि 7 रुपए जब आप लेकर आएंगे तो सब कुछ खर्च करने के बाद पॉकेट में फिर भी 4 रुपए बचने चाहिए। तो आप 7 रुपए लेके आओगे तो पेमेंट में ही चला जाएगा ना, तो 4 रुपए और एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा घर से। समझ में आई बात? इसी तरीके से यहाँ पे किया हमने कि भाई हमें जो देना है किसी को, ये वाला पैसा देना है, ये वाला, और कौन सा पैसा देना है बेटा, और ये मेंटेन रखना है, ये दो चीज़ें। समझ में आ गई बात? करो इसका बैलेंस निकालो जरा। 10,900, 10,000, इतना पैसा उसे घर से लेकर आना पड़ेगा। क्लियर है? लॉजिक क्लियर है? लॉजिक याद रहना चाहिए बेटा। बहुत सारे तरीके अपने अपने कैलकुलेशन के हैं। आप सारी बातों को छोड़ भी देंगे तो आप बोलेंगे कि सर मेरे पास ना यहाँ पे पैसे कितने पड़े हुए थे? 27,000। एक कैलकुलेशन हम ऐसे लेते हैं, इसमें से हमने कितना खर्च कर दिया? 7,100 हमने खर्च कर दिया, बचा कितना? 19,900 बच गया। अब ये 19,900 है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पॉकेट में बचना कितना चाहिए था? 25,000 बचना चाहिए था। तो बताओ घर से कितना लाना पड़ेगा पहले यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए? 5,100 ये लाने पड़ेंगे क्योंकि 19 से यहाँ तक पहुँचना है। प्लस क्वेश्चन ने आपसे ये भी बोला कि 20,000 उसको भी देना, वो भी घर से लेकर आओ। तो आपके पास जो 19,900 है इसको तो आप छेड़ नहीं सकते ना, इतने तो पैसे आपको हैं। अभी 25 तक पहुंचाने के लिए 5,100 ये भी चाहिए, और कितने चाहिए भाई बताओ? 20,000 और चाहिए। तो टोटल आपको कितना पैसा चाहिए? 25,100। और है कितने आपके पास? 19,900। अब घटाओ कितना आ रहा है? ये नहीं आ रहा क्या? ये तो आ जाने चाहिए थे यार। चलो इधर देख लो, मैं फिर से समझा देता हूँ, इसको कंफ्यूज नहीं होना। ये यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हमने करी, इसे माइनस कर दिया था। आप यहाँ पे ये समझो कि देखो आपको ना पैसे की ज़रूरत है और आपके पॉकेट में सिर्फ 27,000 रुपये हैं, ठीक है जी। और आपके ऊपर कंडीशन ये लगाई गई कि आपको घर से लाना है 20,000 रुपये महक को पे करने के लिए, और अलग से बोला कि भाई आपने ऐसे करना 7,100 रुपये क्रेडिटर को भी देना है। और आपके पास कितने पैसे बच जाने चाहिए? 25,000 बचने भी चाहिए। मान लीजिए आप, मुझे नहीं पता कि आपके पॉकेट में कितना है, ऐसे छोड़ दो, आप ऐसा सोच के चलो आपके पास पता ही नहीं मुझे, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो 20,000 रुपये लेकर आओ, महक को देना है। कैलकुलेशन करना अपने दिमाग में। फिर मैंने आपसे कहा कि 7,100 और लेकर आओ, वो क्रेडिटर को देना है। कितना हो गया सर? तो मैं आप लेकर आएंगे और दे देंगे तो कुछ बचेगा क्या? नहीं ना। तो फिर मैंने बोला 25,000 और रहने चाहिए आपके हाथ में भी। तो इस हिसाब से आपके कितना मांग रहा हूँ मैं आपसे? तो मैं आपसे मांग रहा हूँ 52, कि इतना होना चाहिए। तो आपने अपना पॉकेट चेक किया, पॉकेट में कितना दिख रहा है आपको? 27,000 रुपये दिख रहा है। तो घर से कितना और लाना पड़ेगा आपको? डिफरेंस निकाल के मालूम चल जाएगा। बात समझ में आ गई? अब कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? भाई जो क्वेश्चन ने बोला कि आपको 20,000 रुपये महक को देने हैं, 7,000 रुपये क्रेडिटर को देने हैं, 25,000 का बैलेंस मेंटेन करना है, तो इतना पैसा तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको लेकर आना पड़ेगा। लेकिन आपके पास ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ है? 27,000 पड़ा हुआ है। तो एक्स्ट्रा जो बच रहा है वही तो लाना पड़ेगा ना, सब तो नहीं लाने पड़ेंगे ना। तो बस बेटा यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक ये कर दी थी, क्रेडिटर को देना था लेकिन हमने ऐड कर दिया था। क्रेडिटर को देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सॉरी, ये कैलकुलेशन मैं समझा दूं क्या हो रहा है यहाँ पे ना हमें पेमेंट इसको भी करना था, महक को भी करना था ना। तो हमने ना इसको इक्वेशन चेंज कर दिया था, उसे प्लस में लिख दिया था, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था ये। चलिए करके बताइए कितना आ रहा है जी? 25,100। जो पेमेंट करना है ना उसकी अलग से हमने ऐड कर दिया सबको, और जितना आपके पास अवेलेबल है उसको हमने माइनस करा और उससे डिफरेंस कर दिया, बस। क्लियर है? आइए, तो 25,100 कौन लेकर आएगा बताओ? अब बताओ इनका जो भी कैपिटल बिजनेस में है क्या उतना ही रहेगा या चेंज हो जाएगा फिर?
तो अब इसके बाद हम निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर 3। नेक्स्ट वर्किंग नोट यहाँ लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो बेटा इसमें दो पार्टनर पहले से जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसका नाम क्या है? तो मेघना एडजस्टेड कैपिटल आपको यहाँ पे निकालना होता है। पहले से इनका कैपिटल कितना है, और दूसरा मनदीप का पहले से कैपिटल कितना है। मनदीप एडजस्टेड कैपिटल, मेघना का एडजस्टेड कैपिटल और किसका? मनदीप का। सर एडजस्टेड कैपिटल कैसे होता था? तो बेटा ये जो कैपिटल होता था ना, इधर देखो, इसका टोटल में से ये वाला जब माइनस करते हैं उसके बाद जो आंसर आता है उसे एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं। ये टोटल में से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा? एडजस्टेड कैपिटल। तो 20 और 2 5 कितना हुआ? 22,500, और इसमें से 3,000 माइनस करे तो 19,500 एडजस्टेड कैपिटल मेघना का हो गया जी। अब उसी तरीके से मनदीप का बताओ बेटा कितना? 10 2 12, 9,500, तो 9,500 इसका हो गया जी। अब बताइए आज भी इनका कैपिटल यही रहेगा या घर से भी कुछ पैसा लेकर आइए? तो ये जितना लेकर आए कैश ब्रॉट इन बाय मेघना एंड मनदीप, मेघना एंड मनदीप, और वो कितना लेकर आए बेटा? 25,000। अब बताइए जी इसका टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? कितना बताया आपने? 54,100, ये टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ गया। इसमें अब हम मालूम करेंगे सर न्यू कैपिटल ऑफ मेघना। मेघना का न्यू कैपिटल 54,100 को इनके रेशियो में बांट देंगे 1/2 में, 27,000, 2750। और इसी तरीके से न्यू कैपिटल हम निकाल लेंगे। मेघना के बाद है मनदीप, सत्ताईस 50। अब बेटा इन कैपिटल को जाके आपको वहां पे लिख देना है। समझ में आएगी बात? आइए सर यहाँ पे लिख लीजिए। नहीं सर पहले ये लिखो बैलेंस सीडी। बताइए सर कितना कितना आ रहा था? ये आया जी 2750, यहाँ पे भी आया 2750। बस बेटा ये इसका टोटल, उसके बाद दोनों साइड का बैलेंस निकालेंगे। तो जब बैलेंस आप निकालेंगे इधर देखो 2750 प्लस 2 29 और 1 ये 30,050 हो रहा है। इधर वैल्यू कम है तो यहाँ लिखा हमने 30,050। 30,050। तो जो डिफरेंस आएगा बेटा उसे यहाँ पे कैश के नाम से लिखेंगे। ये जो बैलेंस अब पता लग रहा है यही कैपिटल वो लेकर आया था, 7,550। मनदीप का भी ऐसे कर लेंगे 27 3 30,050 ये भी है। यहाँ पे लिखा जी 30,050 और माइनस करा हमने ये 30,050 में से 12,500।
ये आया जी 17,550। तो एक को लेकर आना पड़ा 17,550, दूसरे को 7,550, तब इनका कैपिटल इनके रेशियो में हो गया जी। ठीक है। चलें आगे से, समझ में आ गई बात यहाँ तक? आई जी, ये क्वेश्चन है, बहुत दिन पहले आप लोगों ने बनाया होगा, फर्स्ट चैप्टर से है ये। P&L, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और साथ में करंट अकाउंट। तो बहुत दिन हो गए होंगे, तो चलो याद आ जाएगा कुछ। वरुण एंड विवेक वर पार्टनर इन अ फर्म in the ratio of 3:2, their balance in their capital and current account this। तो कैपिटल का बैलेंस और करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट वरुण वाज टू बी पेड सैलरी 5,000 पर मंथ। तो सैलरी जो है 5,000 रुपये पर मंथ देना है, पार्टनरशिप डीड में ऐसा बोला गया। इस हिसाब से ये सैलरी कितने हो गई बेटा? 60,000 वरुण को देने हैं। फिर कमीशन देना है 30,000 रुपये पर ईयर का, 30,000 का कमीशन देना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, कितना परसेंट? 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। और कहा गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज, और इंटरेस्ट ड्राइंग अगर है तो उस पर इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे 6% पर एनम के हिसाब से। द ड्राइंग ऑफ वरुण इज 3,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का एवरेज पीरियड याद है आपको क्या? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का एवरेज पीरियड होता था 7.5 मंथ। अभी दिखा दूंगा मैं आपको कैसे होते हैं। वेल विवेक विड्रो 30,000 सितंबर। तो बेटा इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। और क्वेश्चन में बताया गया कि जो नेट प्रॉफिट है ना, वो नेट प्रॉफिट है 1,20,000 का बिफोर मेकिंग दी अबव एडजस्टमेंट। मतलब अबव एडजस्टमेंट का ना इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई कैलकुलेशन अभी तक हुई है, ना सैलरी का, ना कमीशन का, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, बस उन्होंने नेट प्रॉफिट आपको 1,20 दे दिया। अब यहाँ से देखते ही हमें ना कुछ गड़बड़ सी दिख रही है। वो क्या दिख रही है? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है बेटा? 8%। 3 लाख का कितना होता है? 24,000। और फिर 8% 2 लाख का कितना होता है? 16। कितना हो गया सर? 40,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 60,000 रुपये का क्या? 60,000 का क्या आया था? सैलरी। कितना हो गया ये दोनों? 1,00,000। 30,000 का कमीशन। कितना हो गया? प्रॉफिट कितना है? तो ये तो हो नहीं सकता सर, आप नहीं दे सकते। प्रॉफिट से ज़्यादा जैसे भी है, अभी कैलकुलेशन और भी करेंगे और चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। यहाँ से ऐसा समझ में आ रहा है, बाकी और देखते। तो सबसे पहले आइए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाए। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, और सारी कैलकुलेशन तो आपको करनी है वर्किंग नोट में। आइए जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट, और ये आ गया जी आपका डेबिट साइड। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेटा नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन ने दे रखा है 1,20,000। उसके बाद मैं कैलकुलेट करूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो पार्टनर्स कर रहे हैं, उसका नाम है, एक का नाम है ड्राइंग करते हुए वरुण, वरुण ने, और दूसरा है विवेक। तो यहाँ पे एक का नाम आएगा बेटा वरुण, और एक आएगा जी विवेक का। ठीक है जी। तो यहाँ पे आते हैं, पहले इसका कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वर्किंग में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे हम। सर वरुण का कैलकुलेट कर लेते हैं। बच्चे देखो इधर, वरुण ने जो ड्राइंग किया है वो ड्राइंग का अमाउंट कितना है बेटा? 3,000 रुपये इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ये लो जी, ये टेबल मैंने बनाई थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन मैंने आपको जब सिखाया था, तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है
मंथली अगर बिगिनिंग में आपने सिर्फ ये याद रखना था, मिडिल, अगर मिडिल में पैसे विड्रॉ हो रहे हैं, मंथली हो या क्वार्टरली हो, तो 6 मंथ होता है। अब क्वार्टरली वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो 3 का अगर एवरेज किया जाए तो कितना आता है, 1.5। तो बिगिनिंग में जाना है तो 1.5 प्लस करेंगे, और एंड में जाना है तो 1.5 माइनस करेंगे। ऐसी मंथली अगर विड्रॉ किया जा रहा है तो वो 6 मंथ होता है। मिडिल में निकालेंगे तो मंथली विड्रॉ करेंगे, तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ में जब विड्रॉ करेंगे तो कितना आएगा, एवरेज पीरियड 6 मंथ आता था। और क्योंकि मंथली का मतलब है 1, और 1 का एवरेज होता है 0 पॉइंट, तो 0.5 बिगिनिंग में प्लस करते थे, एंड में क्या करते थे। ठीक है जी। मंथली फॉर 6 मंथ अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, 6 मंथ का जो है मिडिल आएगा 3, और यहाँ पे भी मंथ का मतलब 1 है, 1 का हाफ करा तो 0.5, तो 0.5 प्लस 0.5 माइनस। और ड्राइंग की कोई डेट अगर गिवन नहीं है तो एवरेज पीरियड आप क्या लेते थे, 6 महीने लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपका वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो वरुण ने जो पैसे निकाले हैं वो टोटल कितने पैसे निकाले बेटा वरुण ने, 3,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो यहाँ पे आए बेटा 3,000 ईच क्वार्टर, यानी साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। कितना परसेंट इंटरेस्ट है सर, 6% का इंटरेस्ट है। और एवरेज पीरियड कितना है बिगिनिंग में, 7.5 अपॉन का 12। तो सर ये पॉइंट आप यहाँ से हटा के यहाँ रख दीजिए और इसे सॉल्व कर लिया जाए ज़रा। कितना है सर, 450। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वरुण का जो आया है वो कितना आ गया बेटा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जी 450। अब इसी तरीके से हम विवेक का निकालेंगे। विवेक के बारे में अगर क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो विवेक के बारे में क्वेश्चन कहता है आपसे कि विवेक ने 30,000 रुपये निकाले हैं 1 सितंबर 2022 में। तो बेटा इसने 30,000 टोटल निकाले थे, कब निकाले थे, 1 सितंबर 2022। हाँ जी, 30,000 का कितना परसेंट, 6%। और आपको यहाँ हम मंथ कैलकुलेट करना है बेटा, सितंबर से लेके मार्च तक का। तो ये भी 6 मंथ हो गए जी। तो ये आ गया आपका 900। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी आपने यहाँ पे लिख लिया जी 900। चलिए सर, अब लिख लो ना 900, उसमें क्या है। अब इसके बाद आ जाइए सर, हम निकाल लेते हैं जो जो क्वेश्चन ने बोला था। आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में किसका नाम है सर, वरुण। और दूसरा कौन है इसमें, विवेक। कैपिटल हमारे पास बेटा अगर करंट अकाउंट है तो इस पे नहीं निकालते, सिर्फ कैपिटल पे चलते हैं। 3 लाख और 2 लाख है, 3 लाख और 2 लाख है। बताइए 3 लाख पे कितना परसेंट है, 3 लाख का 8% है। 2 लाख का 8% है। पूरे साल का है बेटा ये आएगा 24 है। और ये कितना आएगा बेटा, ये 16,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया जी। अब आइए सर, कमीशन हमें किसको देना था, कमीशन हमें किसको देना है, विवेक को। सैलरी किसको देनी है, वरुण को। ठीक है जी। अब मेरी बात को समझिए बेटा, विवेक और वरुण वाली, पहले इधर ध्यान से देखो बेटा। हमें एक देना है इसमें कमीशन,
कमीशन किसे देना है बेटा? कितना कमीशन है? 30,000 रुपये कमीशन देना है। और बताइए क्या देना है? सैलरी देनी है। किसको? कितनी देनी है? 5,000 रुपये पर मंथ। तो 60,000 रुपये हमें इसे सैलरी देनी। अब मुझे बताइए, ध्यान से समझिएगा इसको, कि सैलरी कमीशन सबको ऐड कीजिए। 30 और 60 कितने हो गए सर? 90,000। और यहाँ पे ये टोटल कितना हो रहा था ये दोनों मिला के? 40,000। कितने हो गए? क्या हमारे पास 1,30,000 रुपये देने के लिए हैं या नहीं है? कितने हैं? इसको ऐड कर लो उसमें, बताओ। 1,21,350। 1,21,350, सिर्फ इतने हमारे पास है। तो बेटा अगर हमारे पास प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट अगर हमारे पास कम है, तो हम नहीं दे सकते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। इन सारे प्रॉफिट को हम सीधा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट ट्रांसफर टू, सीधा ये सारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। किसको? वरुण को। और किसको? लेकिन सर किस रेशियो में बांटेंगे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने सैलरी कमीशन कुछ देना था और आप नहीं दे पा रहे हैं, आप नहीं दे पा रहे हैं, जो अमाउंट आपके पास है वो कम पड़ रहा है, तो आप वरुण को, विवेक को जितना पैसा मिल रहा है उसी के रेशियो में देंगे। तो बेटा आपको यहाँ पे ना इनसफिशिएंट बैलेंस है, तो आपको रेशियो निकालना है। इनसफिशिएंट बैलेंस है तो आपको रेशियो निकालना है। किसका रेशियो सर? सर वरुण को टोटल क्या क्या मिल रहा था, कितना मिल रहा था। तो वरुण का बता, एक एक करके देखिए बेटा। पहले क्या कैलकुलेट किया हमने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो कितना मिल रहा था? 24,000। बेटा इधर देखो पहले। उसके बाद वरुण को और क्या मिल रहा है सर? कितना बेटा? बताइए कितना हुआ? 84,000 वरुण की कैलकुलेशन है। अब विवेक का भी बता दीजिए सर। कमीशन कितना है सर? 30,000 रुपये तो कमीशन है। और आपने बताया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है सर। कितना बताओ टोटल? 46,000। सही है, क्लियर है ये? अब मुझे एक बात ध्यान से सुनो बेटा, अगर हमारे पास इतना प्रॉफिट होता, टोटल 1,30,000 हो रहे हैं हमारे, 84 इससे 46 इसको चाहिए, तो 1,30,000 अगर हमारे पास होता तो हम 84 इसको दे देते, 46 इसको दे सकते थे। लेकिन हमारे पास तो इतना है नहीं, तो हमें इनके किस में देना पड़ेगा? रेशियो में। तो प्रॉफिट should be distributed in the रेशियो ऑफ 84 और 46। इसको और छोटा करके बता दो कितना आ रहा है? 84 और 46। 42 और इन द रेशियो 42 एंड 23। इस रेशियो में आप इसके यहाँ पे इस वैल्यू को बांटेंगे। क्लियर है जी? करो तो जरा।
अब इसको रेशियो में आप बांट देंगे सर, 1:1 350, 1:1 350, इक्वली नहीं बेटा, अभी रेशियो हमने क्या बताया था, क्या आ रहा था वो, 42:23, 42:23 यानी 42/65, 23/65, 78,411। और ये बताइए, $42,939। सही है जी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही ऐसा बना दिया जो परेशान करने वाली बात है, लेकिन इन्होंने ये बताने की कोशिश आपसे ये करी है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले ऐसे क्वेश्चन जिसमें इनसफिशिएंट प्रॉफिट है उसकी प्रिपरेशन करके जाना। एग्ज़ाम में ऐसे उल्टे सीधे कैलकुलेशन के नहीं आते, इतनी बड़ी कैलकुलेशन में आ सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा इतना, यहाँ पे क्या क्या देना था पार्टनर्स को, इतनी सारी बातें करनी थी, वहाँ पे हो सकता है सिर्फ एक ही कोई लाइन हो, क्या देना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इनसफिशिएंट वाली सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, या सिर्फ सैलरी हो, या सिर्फ कमीशन हो, अलग अलग नहीं हो, लेकिन इसमें दे दिया था। चलिए जी, इसका कैपिटल अकाउंट बनाइए फटाफट, बना लो कैपिटल अकाउंट पहले। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बहुत सिंपल है, और करंट अकाउंट पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट बनाए, उसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है एक ही। पार्टनर्स कैपिटल, तो सर हमने पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस यहाँ पे गिवन है बेटा। देखिए जी, कैपिटल है ये 3 लाख और ये 2 लाख, तो बेटा यहाँ पे हमने 3 लाख लिखा और ये 2 लाख कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट का भी बैलेंस गिवन है, और ध्यान से देखना, देखो ये ना, मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि ये सैम्पल पेपर ना आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने में लगा हुआ है बस। यहाँ देखो करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस भी और दूसरा क्या है, तो क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड आप जाके लिखोगे बैलेंस बीडी में कितना वैल्यू है बेटा, ये 1 लाख, तो इसका तो क्रेडिट साइड ही लिखना है। लेकिन विवेक का डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड आके लिखेंगे आप कितना, ये हो गया जी। बताइए, समझ में आ गई बात। अब बताइए, एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोगों ने ऊपर बनाया, आप देखें ज़रा, इसमें से कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसफर होंगी बेटा, नेट प्रॉफिट नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर क्रेडिट में, तो कहाँ आएगा, डेबिट में, ये प्रॉफिट डेबिट में, तो कहाँ जाएगा सर, लेकिन कौन से अकाउंट में, क्या कैपिटल में या करंट में, करंट में। आइए जी लिख लीजिए, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 78,411, 42,939। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग्स, और यहीं पे आएगा बेटा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है, एक का कितना अमाउंट था ड्राइंग में, 12,000 रुपये इसका था, अच्छा सॉरी, ड्राइंग में ये था सर 12,000, और विवेक का था सर 20,000 रुपये, 30,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोगों ने कैलकुलेट किया था अमाउंट 450 और 900, यह आया जी 450, और इसका कितना आया 900। बस सर बैलेंस कर लीजिए, इसमें तो कुछ करना ही नहीं आपको, बैलेंस में तो यही आ जाएगा बैलेंस सीडी। हाँ जी सर, हाँ जी सर, 3 लाख और 2 लाख।
ये आया सर ये वाला 1,78,411, 178,411। यहाँ बैलेंस CD निकाल लेंगे अब। 16 हम्म यहाँ पे यहाँ कैलकुलेशन में एक छोट ये 1 मिनट रुको तो यार। देखो तो यहाँ पे आपने बताने में या मैंने भी ध्यान नहीं दिया इसको कि जब मैंने आपसे पूछा तो ये 6 महीने बता दिए, तो ये 6 नहीं, यहाँ पे कितने आ रहे हैं बेटा, ये 7। तो इससे कैलकुलेशन चेंज होगा, लेकिन अभी हम ऐसे ही करके चल रहे हैं। मान लेते हैं इस क्वेश्चन में हमने 31 सितंबर कर लिया, 30 सितंबर हमने ऐसे करके कर दिया, है ना, बस वही। तो हमने इस तरीके से इसे सॉल्व कर लिया बेटा। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक होगा इस हिसाब से। बताइए कितना आ रहा है ये 165,961, और इसका तो डेबिट साइड ज़्यादा है बेटा। ये आया जी 58,900, यहाँ पे 58,900, 42,939, 15,961, ये भी बैलेंस CD। तो हमें इस क्वेश्चन को कर तो लिया, थोड़ा सा वहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती करी थी, तो उसे रेक्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन ही हमने चेंज करके आगे बढ़ गए, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, जैसे अभी हमने गलती कर दी, 6 महीने लगे, सितंबर काउंट करा ही नहीं और आगे बढ़ गए, ये काम नहीं करना था। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन करें।